हेलो गाइस, तो मैं आज ले आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है हु कैन बी द नेक्स्ट क्लासिक फिजिक चैम्पियन। यस, क्योंकि इस साल मिस्टर ओलंपिया आएगा और आप सबको रियलाइज होगा कि क्रिस बमस्टेड इज नॉट गोइंग टू बी देयर। यस, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टैग्नेंट फैक्टर। और ये चीज़ गाइज अभी तक हम लोग एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ जब मिस्टर ओलंपिया आएगा ना, एक्चुअल में हम लोगों को जब उस टाइम पे डीपली हिट करेगी। वी वुड नो ओपन डिवीजन में टाइटल चेंज होगा, मेंस फिजिक में टाइटल चेंज हो सकता है। और इस बार गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स हमें पता होगा कि क्लासिक में भी ये टाइटल क्रिस बमस्टेड के पास नहीं जाने वाला। यस, जो कि हमेशा होता रहा है, उस चीज़ को इस बार हम चेंज होता हुआ दिखेंगे। टाइटल विल बिलोंग टू somebody else but not Chris Bumstead। एंड लोगों को ये चीज़ गाइस, ये चीज़ अभी तक इतना ज़्यादा रियलाइज नहीं हो रही है, इतना डीपली रियलाइज नहीं हो रही है। बट जब वो मोमेंट होगी ना, जब सब कंपेटिटर्स आ जाएंगे हम और क्रिस बमस्टेड नहीं आएंगे, तब गाइस तब एवरीवन इज गोइंग टू बी शुक, रियली शुक और रियली सैड। क्योंकि इस बार वो ग्रेटनेस गाइस हमें स्टेज पर देखने को नहीं मिलने वाली। वो गद्दी अब खाली होगी, वो स्पेस अब खाली होगी, वो वॉइड जो कोई फिल नहीं कर सकता वो छोड़कर क्रिस बमस्टेड इस बार हमें compete करते हुए नहीं दिखेंगे। और इस जगह को कोई और लेता हुआ दिखेगा, कोशिश करता हुआ दिखेगा इस टाइटल को क्लेम करने की। और साथ में एक न्यू चैंपियन हमें क्राउन होता हुआ दिखेगा। और देखो, लास्ट ईयर ही गाइस जजेस ने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी। ये डिवीजन उन्होंने लास्ट ईयर ना पूरी तरीके से खोल दिया, बिकॉज उनको भी आई थिंक कहीं ना कहीं पता था कि क्रिस बमस्टेड नेक्स्ट ईयर से नहीं होंगे। पूरे डिवीजन को उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से जज करा, हर किसी की प्लेसिंग ऊपर नीचे कर दी, लोगों के लिए डिसाइड करने का फैक्टर बिल्कुल ही कम कर दिया। हर एक चीज़ जो लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी गाइस उसको डिनाई कर दिया। फिर चाहे वो वेस्ली विजर्स की प्लेसिंग हो, रामोंडिनो की प्लेसिंग हो, उर्स की प्लेसिंग हो या फिर माइक सोमरफील्ड की प्लेसिंग हो, बस एक ही चीज़ कॉन्स्टेंट लगी गाइस, एंड दैट वॉज क्रिस बमस्टेड विनिंग द टाइटल फॉर द 6th टाइम इन अ रो। यस, तो अब गाइज इस टाइम पर ऐसी मूवमेंट आ चुकी है क्लासिक डिवीजन में कि एनीवन कैन बी चैंपियन गाइज, एनीवन कैन बी चैंपियन। एंड इस वीडियो में हम वही बात करेंगे गाइज अबाउट हु कैन बी द नेक्स्ट चैंपियन, हु कैन बी द 2025 चैंपियन। एक लेगेसी बना देने वाली बात तो आई डोंट थिंक इस डिवीजन में अब हम बहुत जल्दी होते हुए देखने वाले हैं। नहीं गाइज, अभी इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा कोई ऐसा हमें डोमिनेटिंग चैंपियन मिले। लेकिन अभी के लिए सिर्फ अभी का चैंपियन कौन होगा उस बारे में बात करेंगे। मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा विद माय रीजंस, विद माय लॉजिक्स, विद माय ओपिनियन। बाकी इससे पहले आप मेरी ओपिनियन जानो, अभी के अभी मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दो। ऐसे 2 नाम जिनको आप नेक्स्ट ईयर क्लासिक डिवीजन का चैंपियन बनते हुए देख सकते हो। एनीवेज, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई होप आपने टाइप कर ही लिया होगा और उसके बाद वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलना। चलते हैं जल्दी से टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे नाम है गाइस, बट ट्रस्ट मी गाइस, फैन और फेवरेटिज्म से आगे जाकर एक्चुअल में एक क्रिटिक की नज़र से देखना, एक अनबायस्ड ओपिनियन की नज़र से देखना। क्योंकि मुझे पता है गाइस रमॉन के फैंस बहुत शिद्दती फैंस हैं, क्रेजी हैं उनके लिए, चाहे कुछ भी उनके बारे में बोला जाए एकदम से डिफेंड करने आ जाते हैं। और ऐसा ही उर्स के साथ भी है, वेस्ली के साथ भी है, कई केसेस में। आई एम ऑल्सो अ वेस्लीज फैन गाइस, इस बारे में कोई डिनाइल वाली बात नहीं है। आई रियली एडमायर हिज फिजिक, बट इन दिस वीडियो गाइस इट इज़ नॉट अबाउट हु आई एडमायर। किसकी फिजिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट किसकी फिजिक एक्चुअल में कैन बी द चैंपियन नेक्स्ट ईयर, हर चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए। यस गाइस, फिर चाहे वो आनो क्लासिक और ओलंपिया के बीच में जो राइवलरी सी स्टार्ट हो गई है उस चीज़ को कंसिडरेशन में लेना हो, या फिर इंप्रूवमेंट्स के स्कोप को लेना हो, या फिर किस स्पीड से कौन इंप्रूव कर रहा है उस चीज़ को लेना हो, हर एक फैक्टर को हम लोग कंसिडरेशन में रखेंगे और अनबाइस्ड होकर इस बारे में डिस्कस करेंगे अपनी ओपिनियन के बारे में। अब चलते हैं टॉपिक पर गाइस। फर्स्ट अगर मैं नाम लूँ, यहाँ पर नाम आता है लेस्लो किराली का। यस, लेस्लो किराली, जो आप लोग बोलोगे लास्ट ईयर क्वालिफाई भी नहीं हो पाए थे, बट इनका नाम मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि गाइस इनकी फिजिक देखकर आप भी खुद एक्चुअल में देख सकते हो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक लुक, एस्थेटिक लाइंस। लास्ट ईयर इन्होंने कम्पीट करा था टेक्सास शो में, चलो उससे पीछे चलते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर वही कम्पीटेड, इन्होंने 2 शोज़ में कम्पीट करा था और दोनों ही जगह बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्रीज हासिल करी थी। कुछ ऐसे ही जैसे इस साल हमें होजे मैनुअल करते हुए दिखाई दिए, बट डिफरेंस था तो सिर्फ इतना कि होजे इतने ज़्यादा क्लासिक नहीं है जितने कि यहाँ पर लेस्लो किराली लगते हैं। इनके लैट्स की भी देख लो, इनके अपर बॉडी, मतलब अपर बॉडी इज टोटली एक्सेप्शनली क्लासिक गाइज। इवन वेस्ली कैन नॉट मैच दैट, बट लोअर बॉडी में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पर एक दूसरा सा आता है कि भाई अगर लोअर बॉडी में कोई लैग कर रहा है तो आप जजिंग का क्राइटेरिया क्यों ऐसा बना रहे हो कि वो कहीं पे क्वालिफाई कर जाए? क्या आप भीड़ जमा कर लेना चाहते हो? आप उसको उस शो में ही नहीं जितवाओ ना कि वो प्रो शो जीते और वहाँ पर क्वालिफाई करके मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर आ जाए। अगर आप उसको प्रो शो जितवा रहे हो, उसके दिमाग में क्या जाएगा कि भाई फिजिक मेरी उस लेवल की है, आई एम एबल टू बीट एवरीवन, चाहे वो कितना प्रोपोर्शनेट हो। तो भाई मिस्टर ओलंपिया में भी इसी में मैं जज करा जाऊँगा, राइट?
लेकिन भाई वहाँ पर आप बोलते हो लेग्स में वीकनेस है, प्रो शो में आप ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये एक चीज़ इनको ना समझनी पड़ेगी। आई डोंट नो किस तरह से जज करा जा रहा है, बट ये चीज़ हम वेस्ली के साथ भी देखना है, अभी उनके टॉपिक पे भी बात करेंगे। एनीवेज लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने 2 शोज जीते गाइस बहुत ही डोमिनेटिंग वे में। अब देखो आपके साथ कोई वीकनेस अगर लगी हो, जो मैं एक्चुअली में मानता हूँ कि लेग्स अभी इनकी अपर बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी वीकनेस है तो आप डोमिनेटिंग फैशन में कैसे जीत सकते हो, राइट? मुकाबला बराबर होना चाहिए, बट दोनों जगह इनकी विक्ट्रीज बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्रीज थी। 5 और 10 का डिफरेंस था, पूरा डबल वाला डिफरेंस था। मतलब कोई भी जज इनको सेकंड प्लेस के लिए कंसीडर नहीं कर रहा था, ऐसे ही जीते थे, ठीक है? किसी की भी ओपिनियन ये नहीं थी। उसके बाद आया लास्ट ईयर गाइस, लास्ट ईयर टेक्सास प्रो में क्या हुआ इनके साथ, वहाँ पर ये शो नहीं जीते, वहाँ पर ये 3rd प्लेस हुए हैं। इनकी फिजिक में कोई कमी नहीं थी, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनली क्लासिक लग रहे थे ये, बहुत ज़बरदस्त लाइंस लेके आ रहे थे, पिटौर के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइस गाइस, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा श्रेडिड ये फील कर रहे थे यहाँ पर। और उसके साथ में गाइस इनके लेग्स भी आप लास्ट ईयर से इंप्रूव ज़रूर देखोगे, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। चलो जो भी हुआ, इन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और अब इंप्रूवमेंट्स करने चले गए हैं। आई रियली बिलीव अभी इनके पास वेट कैप बचता है, इंप्रूवमेंट्स ये करके आएंगे। लेकिन गाइज उसके साथ ही मुझे अभी भी नहीं लगता लेस्लो इतने क्लासिक होने के बाद भी बहुत जल्दी उनका टाइम आने वाला है, उनके लेग्स इतनी जल्दी इंप्रूव होने वाले हैं या फिर इतनी जल्दी वो जजेस की नज़र में आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज लेस्लो के पास स्कोप तो बनता है आने वाले टाइम में, एक लेगेसी बनाने तक का स्कोप बनता है इनके पास। लेकिन अभी के लिए, इस साल के लिए मुझे नहीं लगता लेस्लो इंप्रूवमेंट्स के बाद भी एक चैंपियन बन सकते हैं। एनीवेज उसके बाद अगर नेक्स्ट कंटेंडर की बात करी जाए तो गाइज वो है माइकल डबूल। एक एक्सेप्शनली श्रेडिड फिजिक गाइज, उनके जैसी ड्राइनेस कोई नहीं लाता, उनके जैसी पील्ड फिजिक कोई नहीं लाता। एक स्टैंडर्ड है, सैमसन डॉडर तक ने खुद इस बात को एक्सेप्ट करा था कि भाई मैं मिस्टर कंडीशन के साथ में खड़ा हूँ। तो एक ऐसी कंडीशन गाइज, एक ऐसी फिजिक जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिट होती है सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चर से। यस गाइज, माइकल डबूल का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा क्लासिक नहीं है जितना कि दूसरे कंटेंडर्स, दूसरे कंपेटिटर्स का है। उसके बाद भी गाइस देखो, इस साल माइकल डबूल ने बहुत ज़्यादा ना साइज ऐड करा था, इंप्रूवमेंट्स करी थी, बट एट द सेम टाइम गाइस इंडिविजुअल अपडेट्स में हम जब वो चीज़ देख रहे थे हमें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही थी। लेकिन जब हमने स्टेज पर देखा उनको दूसरों के अगेंस्ट खड़ा हुआ, तब इतने ज़्यादा बिगर साइड पे वो नहीं लगे, बल्कि उनका फ्रेम काफ़ी स्मॉलर साइड पे दिखाई दिया, जैसे कि आप यहाँ पर अभी इस पॉइंट पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो वही है गाइस, ये कुछ चीज़ें हैं माइकल डबूल को लिमिट करती हैं। किसी तरह ये अगर कोई मैचिंग करके अपने फिजिक को, अपने स्ट्रक्चर को क्लासिक स्ट्रक्चर में तब्दील कर दें, तब इनके चांसेस आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज इन जैसा कंडीशन और पीक्ड कोई नहीं आ पाता। लेकिन यही चीज़ें इनको लिमिट करती हैं। और कहीं ना कहीं गाइस टॉप 6 उसके बाद भी अगर ये क्रैक कर रहे हैं लगातार 2 ईयर्स इन अ रो, तो बहुत बड़ी बात है। आप क्लासिक डिवीजन में आके क्लासिक इतने ज़्यादा ना होते हुए दूसरे इतने एक्सेप्शनली क्लासिक एथलीट्स को बीट करके टॉप 6 क्रैक कर रहे हो, ये बताता है आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितने ज़्यादा कैलिबर कैरी करते हो। वही है गाइस, लेकिन मुझे नहीं लगता माइकल डबूल की प्लेसिंग हम टॉप 5 से ऊपर कभी भी आते हुए देखेंगे। अभी के हिसाब से मेरी ओपिनियन ये है, आने वाली अपडेट्स के हिसाब से अगर कुछ चेंज होगा तो आई विल टॉक अबाउट इट, लेकिन अभी के लिए आई एम वेरी सर्टेन कि टॉप 5 से ऊपर मैं इनको प्लेस होता हुआ आने वाले टाइम में भी नहीं देखता हूँ। एनीवेज अगर नेक्स्ट नाम की बात करें गाइस तो वो है होसे मैनुअल का। यस, लास्ट ईयर देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर ये कम्पीट कर रहे थे EVLS प्राग प्रो में क्रिजो तक के अगेंस्ट। यस, ही वॉज एन ओपन डिवीजन कंपेटिटर। उसके बाद इनको फील हुआ, इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पर मैं इतना स्टैंड नहीं कर पाऊँगा, इतना ज़्यादा मैं अपने फिजिक को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है और मेरी फिजिक ज़्यादा क्लासिक है। तो इन्होंने साइज़ कम करा, वेट कम करा और उसके बाद क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करते हुए दिखाई दिया मैं इस साल। तो एक तरह से गाइस इनका ये डेब्यू था क्लासिक डिवीजन में। इन्होंने 2 शोज़ में कम्पीट करा एंड दोनों ही शोज़ में ही वॉज डोमिनेटिंग द लाइनअप गाइस। यस, कोई भी इनके क्लोज नहीं था, इतना ज़्यादा इन्होंने डोमिनेट करा पूरे लाइनअप को, इतना ज़्यादा इंक्रेडिबल फिजिक इन्होंने कैरी करी। बैक इनकी अमेजिंग लेवल तक डेंस थी गाइस। अब देखो इनका कंपैरिजन बैक के मामले में बियॉन्ड से होने लगा। कई लोगों ने बियॉन्ड से बेहतर बैक बताई इनकी, कई लोगों ने कम बताई, लेकिन इनकी बैक बियॉन्ड से डेफिनेटली डेंसर साइड पे गाइस। डिटेल बियॉन्ड की बैक पे आप इनसे ज़्यादा देख सकते हो डेफिनेटली, इस बार में कोई डिनाइल वाली बात नहीं है। लेकिन डेंसिटी गाइस, थिकनेस, जो मसल के ऊपर मसल आ रहे हैं इनकी बैक में वो ज़्यादा निकल के आते हैं। प्लस इनकी प्रेजेंटेशन इज़ फायर गाइस, जिस तरह से प्रेजेंट करना अपनी फिजिक को, क्योंकि अगर आप इनको सीधे खड़े हुए देखोगे, आप देखोगे इनकी वेस्ट काफ़ी वाइडर साइड पे। यस, उसके बाद भी इनकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा अच्छे से करते हैं ये पोजिंग कि इनकी फिजिक के उस एस्पेक्ट को ये हाइड कर देते हैं और उस चीज़ पर इतनी नज़र नहीं जाती। और इसीलिए गाइस दोनों शोज इन्होंने डोमिनेट करते हुए जीते। और सिर्फ यहीं पर ये नहीं रुके, बल्कि इस साल मिस्टर ओलंपिया में गाइस टॉप 6 फर्स्ट अपने डेब्यू में ही क्रैक कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, स्पेशली व्हेन यू आर कम्पीटिंग इन द क्लासिक फिजिक डिवीजन लाइनअप। बट जिस हिसाब से गाइस, जिस स्पीड से ये चढ़े हैं, तो क्या इस स्पीड से ये और अपनी प्लेसिंग अप नहीं कर सकते?
हो सकता है टोटली पॉसिबल गाइस, हो सकता है देयर इज़ अ टोटल पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर हम इन्हें टॉप 3 क्रैक करते हुए भी देख लें, बट अभी मेरे हिसाब से फॉर द टाइटल ही इज़ नॉट रेडी गाइस। अपनी वेस्ट पर इनको थोड़ा काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी तक दैट इज़ बीइंग हिडन। अपनी फिजिक पर, अपनी प्रेजेंटेशन पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जजेस की नज़र में आएगी, या फिर उसको आपको उस एस्पेक्ट को और ज़्यादा ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे? आपके पास वेट कैप अवेलेबल है, अपने फ्रेम पर और ज़्यादा साइज़ आप ऐड कर सकते हो। और वही चीज़ जजेस ने इनको फीडबैक में भी बोला कि अपने आर्म्स पर भी आप साइज़ ऐड करो, उसके बाद आप और कंपेटिटिव हो सकते हो। तो एनीवेज यहाँ पर होजे मैनुअल भी मुझे नहीं लगता, इसीलिए इन रीजंस की वजह से, इन इंप्रूवमेंट्स के स्कोप की वजह से, कि अभी टाइटल के लिए रेडी हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है ही कैन कैप्चर द टाइटल, बट अभी के लिए नो, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, यानी कि नेक्स्ट नाम की गाइस, तो वो है उड्स केल्सिंस्की। अब देखो भाई, उड्स का स्कोप जो रहा है ना, उड्स का जो जगह रही है बहुत अच्छी रही है इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट ईयर तक, यानी कि इस साल के मिस्टर ओलंपिया से पहले की बात करें तो उड्स केल्सिंस्की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, बट फिजिक में इतनी ज़्यादा बिगर साइड पे इंप्रूवमेंट्स हमें विजिबल नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैग करते हुए दिखते थे। इनके आर्म्स उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे थे, बैक पर उस तरह से कभी डिटेल और थिकनेस नहीं दिख पाई थी। लेकिन गाइस इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उड्स को पूरी तरह से शेक कर दिया। यस, इन्होंने कम्पीट करा आर्नोल्ड क्लासिक में विद द होप कि भाई मैं सेकंड या फिर थर्ड प्लेस कर जाऊंगा, बल्कि सेकंड ही ये सोच होंगे, बिकॉज रमान के बाद ही हमेशा से प्लेस होते आ रहे हैं, उससे पहले से। लेकिन इस साल तो भाई पहले ये प्लेस हुए वहाँ पर फोर्थ, क्योंकि वहाँ पर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में पहले प्लेस हुए वेस्ली विजर्स, देन रमान डीनो, लेकिन फिर ये दोनों ही आर्नोल्ड क्लासिक में थर्ड प्लेस पर प्लेस हुए। यस गाइस, एक बार तो इनको ब्रियन तक ने बीट कर दिया व्हेन रमान डीनो वाज नॉट कम्पीटिंग इन आर्नोल्ड क्लासिक यूके। इनको उस चीज़ से धक्का लगा गाइस। एक तरह से जो पेसिंग अब जा रही थी, ऊपर की तरफ सलक रही थी या फिर स्टैग्नेंट थी, वो अब नीचे की तरफ खिसकनी स्टार्ट हो गई थी। उसने डिसाइड करा कि कुछ चेंज करना ज़रूरी हो। सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ चेंज करी वो था इनका हेयर स्टाइल। यस गाइस, कोई एनीमे कैरेक्टर की तरह इन्होंने अपना हेयर स्टाइल कर लिया, बट जोक्स अपार्ट, इन्होंने जो डिसाइड करा एक्चुअल में चेंज करने का वो था कि अपनी फिजिक को मुझे रिवील नहीं करना। इन्होंने पूरे सीज़न में गाइस फिजिक रिवील नहीं करी। आफ्टर आर्नोल्ड क्लासिक हमें बिल्कुल ऐसा लगता रहा कि भाई उड्स क्या लेके आने वाले, या तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाएंगे या फिर हमें कुछ उसी तरह का पैकेज दिखेगा जैसा हम लास्ट कुछ ईयर्स से देखते आ रहे हैं। नोबडी न्यू कि भाई हम क्या विटनेस करने वाले हैं। उड्स की ट्रेनिंग हमने ज़रूर विटनेस करी, ही वॉज ट्रेनिंग रियली हार्ड गाइज। इस बार इन्होंने कोई टूर नहीं करा जहाँ पर ये दूसरों के साथ पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए या फिर वर्कआउट्स करते हुए दिखाई दिए। नोप, ही वॉज जस्ट वर्किंग हार्ड, ग्राइंडिंग इन द जिम। और जब हमने इनको मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखा, हमने देखा एक न्यू एंड वे अपग्रेडेड वर्जन ऑफ उड्स केल्सिंस्की। यस गाइस, इनके आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इम्प्रूव देखे। अभी भी क्या उस लेवल पर हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन इनके आर्म्स डेफिनेटली मोर मसल मास, मोर डेंसिटी कैरी करते हुए दिखाई दिए। बैक पर सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट्स थी गाइस, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स बैक पर हमें विजिबल थी। और जजेस यही देखना चाहते थे कि उड्स की फिजिक में वो एक जान आ जाए, वो एक इंप्रूवमेंट्स का स्कोप दिखे, बिकॉज उड्स इज़ वेरी क्लासिक गाइस, वेरी। अब लोगों की ओपिनियन इस बारे में कुछ डिफरेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से उड्स केल्सिंस्की इज़ वेरी क्लासिक एंड आई थिंक सेकंड टू सीबम ओनली। इसीलिए उड्स केल्सिंस्की यहाँ पर इस बार रमान डीनो, माइकल डबूर, ब्रियन एशली सबको बीट करके टॉप 3 पर प्लेस कर गए। यस गाइस, थर्ड प्लेस बीटिंग इवन रमान डीनो, इनके बहुत लंबे टाइम के राइवल जो इनसे ऊपर प्लेस होते आ रहे थे। एनीवेज उड्स का उसके बाद भी गाइस इस साल मुझे लगता है उतना ज़्यादा स्कोप नहीं बनेगा। हाँ देखो, अगर उसी लेवल की इंप्रूवमेंट्स ये करके आ जाते हैं तब तो इनके चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनको अभी एक साल और लगना है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ही कैन बी रेडी, जिस स्पीड से इंप्रूवमेंट्स करना है। लेकिन अभी इस साल मुझे नहीं लगता इनको भी टाइटल मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से कि बैक पे अभी भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, आंस पर अभी भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और दूसरे जिनके नाम में लेने वाला हूँ वो सब आर मोर कंप्लीट। एनीवेज, अब इसके बाद नेक्स्ट नाम की बात करेगा तो वेस्ली विजर्स। यहाँ पर मैं फिर से वही बात करूँगा, आर्नोल्ड क्लासिक ओलंपिया की राइवलरी गाइस। वेस्ली के डाउनफॉल या फिर वेस्ली जिस तरह से यहाँ पर प्लेस कर पाए हैं 8th प्लेस पर, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न यही रहा कि भाई आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन थे और आर्नोल्ड क्लासिक ओलंपिया के बीच में राइवलरी। अब आप बोलोगे कि देखो राइवलरी ये पहले तो कभी ऐसी दिखाई नहीं दी, तो भाई इस साल से जो राइवलरी ने स्कोप पकड़ा है ना, वो इस साल से ही बहुत ज़्यादा हुआ। इन्होंने पहली बार अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस फ्री करी, साथ में प्राइस मनी इंक्रीज़ करा, और एक तरह से ये एक ना पिंच मारना था कि मिस्टर ओलंपिया को उन्होंने पिंच करके बोला भी कि अब आप क्या करोगे, क्या आप भी इंक्रीज़ करोगे। तो इस तरह से इन्होंने एक बार, ये पहली बार क्रिएट कराएगा। तो मिस्टर ओलंपिया से ज़्यादा प्राइस मनी इंक्रीज़ करने का बोल दिया इन्होंने कि हम नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ करेंगे। तो आप जानते हो ये एक तरह से शॉट्स फायर हो रहे थे,
और वही चीज़ एक रीज़न बनी गाइस कि अपने शो को कैसे प्राइम शो बनाना है, सुपीरियर शो बनाना है, और इसीलिए यहाँ पर वेस्ली विज़ार्ड्स को इस तरह से ट्रीट करा गया। डेफिनेटली मैं मानता हूँ इस बारे में कि अभी भी वो ठीक है, सेकंड प्लेस उनको नहीं प्लेस करो, थर्ड प्लेस ना प्लेस करो, बट आपने उनको ट्रीटमेंट देखा कैसा दिया गया। यहाँ पे मैं एक फ़ैन की तरह नहीं बोल रहा, यहाँ पर मैं एक जेन्युइन यूट्यूबर, जेन्युइन ओपिनियन की तरह बोल रहा हूँ। आप खुद सोच के देखो गाइस, हर एक पर्सन को लाइनअप में मूव करा गया, इनको मूव नहीं करा गया। माइकल डब्बूल इनसे ओवर प्लेस हुए जो कि वॉज नॉट लुकिंग क्लासिक। होसे मैनुअल को ही बीट कर सकते थे। ही वॉज टोटली ऑन, प्रॉपरली कंडीशन, प्रॉपरली डाइज्ड, एंड वैसा ही पैकेज था जैसे ये आर्नो क्लासिक ओहायो और यूके के टाइम पे लाए थे, अगर उससे बेटर नहीं था तो। अब देखो एक फैक्टर यहाँ पर मैं आपको और बताऊँ कि आर्नो क्लासिक वाली और ओलंपिया के बीच में जो राइवलरी वाली बात है वो और कैसे वाज़ेह होती है। वो इसीलिए गाइस क्योंकि आप मानोगे इस बात को कि वहाँ पर आपको अगर फीडबैक, टाइलर मीनियन खुद बोलते हैं कि भाई आपके लेग्स यहाँ पर वीकनेस नहीं लग रहा है, अगर आपको खुद बोला जाता है ऐसा फीडबैक, तो इससे आपके माइंड में क्या जाएगा कि हाँ भाई वो बॉडी पार्ट मेरा एक वीकनेस नहीं है, आई नीड टू इम्प्रूव, यस डेफिनेटली ओवरऑल, बट ऐसा कोई वीकनेस वाला बॉडी पार्ट नहीं हो। मिस्टर ओलंपिया में आपको फीडबैक क्या मिलता है कि भाई आपके लेग्स बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हैं। तो भाई ये चीज़ कुछ समझने वाली नहीं है ना, कि मतलब आप एक बार मुझे बोल दो कि भाई ये चीज़ आपकी काम करेगी क्योंकि ये चीज़ सही है, दूसरी बार आप उसी चीज़ पे मुझे रोक दो कि भाई ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये चीज़ सही नहीं है। सेम पर्सन डिफरेंट ओपिनियंस, ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो एक इस चीज़ का इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है, और मेरे हिसाब से गाइस वेस्ली को अपने लेग्स को डेफिनेटली ब्रिंग अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आर्नो क्लासिक में कम्पीट करते हैं दोबारा से, तो उनके लिए फिर से ये प्रॉब्लम आएगी कि उनको प्लेस इसी तरह से करा जाएगा। और साथ में एक और चीज़ गाइस, अगर आपको एथलीट में कोई कमी दिख रही है उसको ऑनेस्टली बताओ, उसकी कमी को हाइड मत करो, ताकि आप इन फ्यूचर उसी को फिर से प्रेजेंट कर सको, हाईलाइट कर सको। हाइड और हाईलाइट वाला गेम मत खेलो। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा IFBB से और सारी ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई ये एथलीट के लिए बहुत ही बुरा जाता है, चाहे कोई भी हो। अब उसके बाद गाइस देखो, वेस्ली विज़ार्ड्स के लिए अपने लेग्स को इंप्रूव करना है, और इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा। वेट कैप अभी भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है, पूरी फिजिक को इनको रीडिफाइन करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे अभी एक इनका यूट्यूब वीडियो भी दिखा था, मैंने पूरा नहीं देखा, बट उसका टाइटल यही था कि अपने कोच को इन्होंने चेंज करा है। तो आई डोंट नो उसमें इन्होंने एक्चुअल करा है या फिर क्लिकबेट है, मुझे देखना पड़ेगा, बट जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, फिजिक को इनको रिवाइज करना पड़ेगा, अपने लेग्स पर इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है इस साल दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, नॉट इनफ टाइम टू मेक सच बिग इंप्रूवमेंट्स। एनीवेज, इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट पर गाइस, तो वो है रामोंडिनो। और रामोंडिनो से आई थिंक आप में से बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें होंगी कि रामोंडिनो टाइटल जीतेंगे, बट रामोंडिनो के साथ में ये होता हुआ नहीं देखता गाइस। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट फॉर यू, बट रामोंडिनो इज़ नॉट गोइंग टू विन द टाइटल, एंड दैट इज़ द बॉटम लाइन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस? बहुत सारे रीज़न है गाइस। इंप्रूवमेंट्स का स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है, पोजिंग बहुत बेकार है, प्रेजेंटेशन उस लेवल की नहीं है, साथ में गाइस ही पैनिक्स अलॉट। सबसे पहले तो गाइस देखो, पूरे साल का गैप लेने के बाद पूरे साल इतना ज़्यादा कोई कम्पीट नहीं करा। आर्नो क्लासिक के बाद से इनको 8 महीने 9 महीने प्रॉपर मिल गए थे, बहुत अच्छा टाइम लगाया, लेकिन उसके बाद भी इंप्रूवमेंट्स हमें कितनी दिखाई दी स्टेज पर? दे वर वेरी मिनिमल गाइस। अब ऐसा क्यों था? क्या इन्होंने वर्क हार्ड नहीं करा? क्या इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले गाइस? लेकिन एक वही होता है, वेट कैप हिट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन जो लगी है ना, उसको पूरा करने के लिए अपने वेट को कट करना पड़ता है, मसल्स को रिड्यूस करना पड़ता है, तो आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा फ्लैट लगने लग जाती है, और वही चीज़ इनके साथ दिखाई दी। साथ में गाइस इनके लैट्स को ये और ज़्यादा वाइडन नहीं कर सकते, वेट इनके पास नहीं है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप लोग रामोंडिनो कमेंट सेक्शन में लिखते हो, ठीक है, फ़ैन होना सही है, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि इनके पास वेट कैप नहीं है, और इसीलिए ये अपने लैट्स को और इम्प्रूव नहीं कर सकते। और फीडबैक इनको वही मिला, अपने लैट्स पे काम करो, बिकॉज इनकी फिजिक आप देखोगे बहुत ज़्यादा नैरो साइड पे लगती है, लैट्स में वो विथ दिखाई ही नहीं देती, दैट इज़ नॉट विजिबल, बिकॉज वो लैट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं ही नहीं, और यही चीज़ इनको लिमिट करेगी गाइज। मेरे हिसाब से हम इंप्रूवमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, आपने देखा कैसा पैनिक कर गए थे यहाँ पर भी मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर, और साथ में गाइज रामोंडिनो लॉस्ट इन ब्राज़ील एज वेल। अब आप बोलोगे मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील में तो भाई रामोंडिनो जीते थे, हाँ जीते थे, बट आप जानते हो ना कि आपने अगर कहीं भी वीडियो देखे होंगे, किसी के भी वीडियो देखे होंगे, किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के वीडियो देखे होंगे, उसने यही बोला कि मुकाबला बहुत ज़्यादा क्लोज था, और यहाँ पर दूसरे कंपेटर्स उनको ज़्यादा बीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। वन पंच नास गाइस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे इनके सामने, एंड काफ़ी लोगों का बोलना तो ये भी है कि रामोन को एज अ कंसोलेशन प्राइज़ मिला है यहाँ पर, क्योंकि उनकी होम कंट्री में ये शो था, नहीं तो रामोंडिनो नहीं जीतते। बोसिंग इशू बहुत ज़्यादा था, प्रेजेंटेशन इशू बहुत ज़्यादा था, साथ में गाइस इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही थी, एंड उस तरह से शाइन कर ही नहीं पाई, इनसे ज़्यादा बेटर दिखाई दिए दोनों जो भी एथलीट्स इनके साथ कम्पीट कर रहे थे। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव गाइस, अगर ये शो ब्राज़ील में नहीं होता तो रामोंडिनो यहाँ नहीं जीतते। एक तो देखो एथलीट उनमें ऐसे थे जो क्वालिफाइड भी नहीं थे, और दूसरा एथलीट वन पंच नास जो कि 11th प्लेस पर प्लेस करें।
11th प्लेसर अगर आपको इतना ज़्यादा पुश कर रहा है ना, तो आप समझ लो कि भाई या तो उसकी फिजिक इस लेवल पे इंप्रूव कर रही है या फिर आपकी फिजिक इतनी ज़्यादा डाउन जाती जा रही है। तो रमोंडिनो मेरे हिसाब से गाइस, अब रमोन का प्राइम हम देख चुके हैं क्लासिक डिवीजन में। अगर इनको इंप्रूव करना है तो इनको ओपन डिवीजन जैसे डिवीजन में आना होगा जहाँ पर कोई लिमिटेशन ना हो। ही कैन डेफिनेटली इंप्रूव और अपने शेप के साथ, अपने स्ट्रक्चर के साथ बहुत आगे जा सकते हैं। देखो, लेकिन उड्स के जितने क्लासिक ये नहीं है, माइक के जितने क्लासिक ये नहीं है, क्रिस के जितने क्लासिक ये नहीं है, वेस्ली के जितने क्लासिक ये नहीं है। और उस चीज़ को करने के लिए ये ट्राई भी करें तो कैसे करें, बिकॉज वेट लिमिट इनको अलाउ ही नहीं करेगी। तो रमोंडिनो इज नॉट गोइंग टू टेक द टाइटल गाइस, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट फॉर यू एनीवेज। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा किसके बारे में हम सोचते हैं, यस वो है माइक सोमरफील्ड गाइस। यस, माइक कैन एक्चुअली विन द टाइटल दिस ईयर। मुझे लगता है माइक के चांसेस आउट ऑफ एवरीवन आई टॉक्ड अबाउट सबसे ज़्यादा हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, बिकॉज ही इज़ एक्सेप्शनली क्लासिक। वेट लिमिट इनके साथ भी है, लेकिन इनकी फिजिक कुछ इस तरह से प्रपोर्शंस में इंक्रीज्ड है कि भाई हर एक मसल बिल्कुल सही जगह फिक्स है। लैट्स बहुत ज़्यादा वाइडर हैं, आर्म्स बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट से नहीं है, मसल इंबैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा पर लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी एक्सेप्शनल गाइस, स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूव्ड हैं और साथ में बैक आप देखोगे इनकी बहुत ज़्यादा डेंस है। क्रिस को एक्चुअल में पुश करते हुए दिखाई दिया। अब आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, फैन बनो क्रिस के, जो भी है, मैं भी हूँ, लेकिन हाँ जो सच है वो सच है गाइस। क्रिस को एक्चुअल में अपने स्ट्रक्चर के बेस पे, अपने क्लासिक लाइंस के बेस पे ये पुश करते हुए दिखाई दी और फिजिक में कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिखाई दी। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने पूरे साल इनको कवर करा इस चैनल के ऊपर, इनकी इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करी और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स सीखा है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने ऑफ सीजन के अंदर 30 से 35 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऐड करे थे और बाद में मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर ये 11 से 12 पाउंड्स हैवियर थे उस वेट को कट डाउन करने के बाद। और अभी भी इनके पास थोड़ा बहुत स्कोप बचता है इंप्रूवमेंट्स का, लेकिन उसके बाद भी गाइस ही इज़ द मोस्ट कंप्लीट क्लासिक स्ट्रक्चर राइट नाउ जो कि ये टाइटल जीत सकते हैं। मेरे हिसाब से माइक सोमरफील्ड ही ये टाइटल जीतेंगे इस साल, अगर जजेस कुछ ऊपर नीचे नहीं कर देते या फिर ये अपनी पीक मिस नहीं कर देते। बट उसके अलावा देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि माइक के पास हर एक चीज़ है जो आज क्लासिक डिवीजन में चाहिए उनको। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि लेगेसी बना देंगे, आने वाले कई साल जीतेंगे, नोप गाइस। बट अभी के लिए, अभी जिस हिसाब से दूसरे एथलीट्स हैं जो इंप्रूवमेंट्स उनको चाहिए और माइक जहाँ पर ऑलरेडी हैं गाइस, जिस तरह से उन्होंने पुश करा ना, मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि कोई क्रिस बमस्टेड को पुश करेगा और इस बारे में मैं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को। बट जो मैंने देखा, जो मैंने विटनेस करा, जो एक्चुअल में सब ने देखा, वो एक्चुअल में ट्रू था गाइस। इनकी फिजिक बहुत ही अलग लेवल पर इंप्रूवमेंट्स दिखा रही थी और वही चीज़ इनको आगे लेके जाएगा। मेरे हिसाब से माइक सोमरफील्ड इज़ गोइंग टू बी द एथलीट जो इस साल मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन का टाइटल जीतेंगे। अभी से मैं अभी आपको बता रहा हूँ अपनी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन टोटली डिफरेंट हो सकती है, रिजल्ट्स भी टोटली डिफरेंट हो सकते हैं गाइस। ये ओपिनियन का ही गेम है, डिस्कशन का ही गेम है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ ओवर हियर। एनीवेज, इसके बाद गाइस और भी कई नाम हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर दिस सून गाइस। यस, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज क्लासिक डिवीजन हो या कोई भी डिवीजन हो, उसमें थोड़ा टाइम जजेस को ये भी लगता है कि उस एथलीट को वो देखें, उसको समझें, उसको थोड़ा सा हाईलाइट होने का मौका दें, उसके बाद आगे लेकर आते हैं। सीधे आते ही अपने डेब्यू में टाइटल जीत जाए, ऐसा बहुत ही रेयरली हम होते हुए देखते हैं, वो भी किसी प्रो शो में ही देखते हैं। मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर आई थिंक हमने नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मुझे इस बारे में पता नहीं है तो। बाकी आई रियली होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मेरी ओपिनियन से आप कितना अग्री करते हो और आपकी ओपिनियन स्पेशली इस बारे में क्या है, विद रीजनिंग गाइस। रीजनिंग के साथ देना मुझे, तभी वो चीज़ समझ में आएगी आपके, मेरे और बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं उनके, बिकॉज सब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, सबको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।